Okay, मतलब you are doing, you're working as a clinical psychologist? Yes, sir. Okay. And you have done a BS in psychology? Yes, sir. From where? Sir, from Islamic College, University, Peshawar. Good. My name is Shahriar Khan. I'm a graduate. I'm practicing in district public solution for now. And you are graduate from? University of Peshawar. In the Khyber College? No, that is Mardan College affiliated with University of Peshawar. Okay, you have done it from affiliated college. Okay. So all are beginners and all are prepared for the first time. Yes. Okay. So as I came here for the English essay, so I will talk about in detail about the essay. English essay what are the requirements of the essay in thesis or in the PMS. Both the exams are the same, techniques are the same, papers are the same. Okay? The basic difference is that one is a service from the federal and the other is a service from the provincial. Okay? Most of the syllabus is, you can say, that is overlapping, that is same. English essay and the PMS जो requirements are same, techniques are the same, tips are the same. Mother. So the this is a move core na? Okay. So we got the same tips and the tricks. और जो बेसिक इसे का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे. जो बेसिक एक यू कैन से व्हाट इज द बेसिक स्केच ऑफ एन एसे कि पता ऐसे कि सदी व्हाट आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसे, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एन एसे. एंड जो हमारे पास फेलुअर है इन द सिविल सर्विसेज आइदर दैट इज इन CSS और PMS, जो फेलुअर रेट है इंग्लिश में सबसे ज़्यादा. लाइक आई टॉक्ड इन द फ्री सेमिनार एज वेल कि जो आपके फेलुअर रेट है या सक्सेस रेट है वो इधर से डिटरमाइन होगा. 97% और 98% ऑफ द स्टूडेंट्स ये फेल हो जाते हैं एसे में या प्रेसी एंड कंपोजिशन एंड एसे. ठीक है. सो दीज आर वेरी वाइटल, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन योर जर्नी कि आपने गो थ्रू कैसे करना है. यू आर गेटिंग थ्रू द CSS और द PMS ऑन द बेसिस ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स आर द इंग्लिश essay एंड द प्रेसी. बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, लाइक जो इतनी भी आपके ऑप्शनल है या कंपल्सरी है, दे कैरी द सेम वेटेज एंड मार्क्स. बट आपकी जो स्किल है, ठीक है, जो एप्टीट्यूड है, जो एबिलिटी है, वो इधर से डिटरमाइन होगी. ठीक है. एंड इसीलिए भी हमें मतलब हमारी जितनी भी एस्पायरेंट्स है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसमें इसीलिए लगता है दैट वी गॉट अ लैंग्वेज बैरियर एज वेल. ठीक है. हमारी लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल तो है, बट मतलब हमें उसमें अपनी कंसेप्ट रिप्रोड्यूस करने में थोड़ा सा मसला आ जाता है. ठीक है. सो जो मेन रीजंस ऑफ फेलियर है उस पर हम बात करते हैं, फिर हम इसे की तरफ जाते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है आप देख ले रीजंस है कि एक तो वन इज़ वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि जो पेपर आता है एग्ज़ाम का इन द CSS और PMS, तो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक इन द PMS और द CSS यू गेट 10 टॉपिक्स टू राइट अपॉन, उसमें से एक ही आपने अटेम्प्ट करना है. ठीक है. तो यू गॉट 10 essays एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 1, और आपने जो भी इसे अटेम्प्ट करना है तो उसमें से आपने देखना है कि व्हाट आर द कीवर्ड्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. टॉपिक अंडरस्टैंडिंग पे मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत मेजर रीज़न है कि उसके बेस पे आपका सारा ऐसे जाएगा. ठीक है. यू आर अटेम्प्टिंग एन एसे. ठीक है. एंड अगर आपने जो टॉपिक अटेम्प्ट करना है, फॉर एग्जांपल यू आर अटेम्प्टिंग क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, दिस इज़ एन ऐसे, या कोई और
लिटरेरी ऐसे, ठीक है, या कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपके पास आया, या कोई काज एंड इफेक्ट्स वाला कोई ऐसे आया, या जैसे एनर्जी क्राइसिस प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर एक्चुअली दे आर आस्किंग, कि ये क्या मांग रही हैं, और हाँ मेरे आर्गुमेंट्स क्या होने चाहिए। लाइक अगर वो आपसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपसे पूछी, लाइक इफ दे आर सेइंग दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट और इट इज़ अ फिक्शन, ठीक है, तो फिर आपने पहले से डिसाइड करना होता है कि आपने किस साइड पे जाना है। If it is a fact, so how it is a fact? You have to prove it now with your arguments, with the logics you have, and the basic understandings and the facts and figures and the statistics and जो भी impacts हैं। और if it is a fiction, तो उसको भी आपने फिर प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज हाउ यू अंडरस्टैंड योर टॉपिक। जब आप टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आप डिसाइड करते हैं इन द फर्स्ट 10 to 15 minutes दैट विच काइंड essay आई हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। सो जो टॉपिक सिलेक्शन है या जो essay सिलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक you will get 10 essays and you have to decide in first 15 minutes that which kind of essay I have to attempt. Yeah, which Why is it 15? this is a guess. You can take more time, but matlab, you have to manage the time as well. No, sir, I'm asking. It is more time. We cannot. You can decide it in 5 minutes as well. But I'm talking about the average time. You should decide your essay in the first 15 What minutes. was your time? It was 10 minutes. Like I first, made a draft of 2 essays, like rough sketch. ठीक है, one was on United Nation, and the other one was there was an essay that was based on real development, ठीक है, and real development that doesn't lie in the economic indicators. उसमें ये एक essay है ताकि जो आपका रियल डेवलपमेंट है या जो पीपल लाइव्स है वो आपकी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से इफेक्ट नहीं होते, वो आपकी अपनी जो दूसरी फॉर्म ऑफ मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट्स है उससे इफेक्ट होते हैं, या जितनी भी आपकी दूसरी लाइक हम वी आर लिविंग इन द यू कैन से द कंसेप्ट्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म एंड द कैपिटलिज्म मॉडल्स है डिफरेंट, ठीक है। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स। तो हम ज़्यादा देखते हैं कि यार जीडीपी क्या है, हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, वी आर डीलिंग इन द फिगर्स बट वी डोंट फोकस ऑन द रियल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट दैट मतलब हाउ मच वी आर एजुकेटेड, एजुकेशन क्या है, हेल्थ वाइज डेवलपमेंट किस तरह है, व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है, जितनी भी क्लाइमेट चेंज हो रही है, रियल डेवलपमेंट क्या है, लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। वी आर लुकिंग इनटू द जीडीपी एंड द स्टैटिस्टिक्स, बट हमारे पास इधर लोग हैं जो बेसिक नेसेसिटीज भी पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। दिस वाज द इस आई हैव टू डिसाइड, सो आई अटेम्प्टेड दिस वन। Sir, that Arab sketch, as you told that Arab sketch, we are आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। that we will do in rough page, Yeah. or we will do it on essay. There is a rough page at the end of your answer book. You can there is the last page you can use it as a rough page, but the technique is if you are making a rough draft, जब आप वो ड्राफ्ट बना ले तो जब इसे कंप्लीट कर ले उसको एक क्रॉस कर ले, ठीक है, सो दैट वो रफ लगे, ठीक है। या आप लिख भी सकते हैं कि आप रफ पेज, ठीक है। सो आप एंड ऑफ जो आपका आंसर बुक है उसको एज अ रफ पेज यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैं बताऊं कि ये जो आप डिसाइड करते हैं कि ऑन विच एसे आई शुड राइट, सो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। दिस इज एक्चुअली द टेक्निक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कि अगर आपको मैं बताऊं कि टेल मी अबाउट द गुड गवर्नेंस, तो पहले 5 मिनट में आपके जहन में जो भी है गुड गवर्नेंस का, कुछ भी आपने पढ़ा है, सुना है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, ठीक है, लेक्चर्स लिए, रीडिंग की है, सो गुड गवर्नेंस के बारे में मुझे बताएं इन 5 मिनट्स।
तो आपके जहन में जो भी आइडियाज़ है आप उसको नोट डाउन करें पॉइंट्स की शक्ल में, ठीक है। और ये टेक्निक है, इस तरह नहीं होगा कि आप पेपर में बैठे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग उसी, दिस इज़ अ प्रैक्टिस। या आपको मैं बताऊं कि टेल मी अबाउट द CPEC और इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान या और भी सोशल प्रॉब्लम्स है, ऑनर किलिंग के बारे में आपको क्या पता है, व्हाट आर बेसिक काजेस। या फेमिनिज्म, टेल मी अबाउट द रेडिकल फेमिनिज्म कि आया हम सही तरफ जा रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम और रिलीजन इन इट, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, और वो जो पहले 10-15 मिनट जो आपको मैंने बताए, सो दिस इज बेसिकली द ब्रेनस्टॉर्मिंग। लाइक यू हैव 10 टॉपिक्स, यू आर शॉर्टलिस्टिंग ओनली 2 or 3 or 2 फॉर एग्जांपल, और आप कंफ्यूज हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे, फॉर एग्जांपल आपने 10 में से 2 टॉपिक्स सही तरह तैयार किए होंगे, और आप चाहते हैं कि मैं उन 2 में से एक पे लिखूं, यू हैव टू डिसाइड वन ना। तो कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, यू गेट 50-50 चांसेस टू सेलेक्ट एनी टॉपिक। तो फिर आप खुद देखें कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि आपके पास जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो फैक्ट्स है, जो आर्गूमेंट्स है, आया इस की रिक्वायरमेंट के लिए पूरे हैं या नहीं है। These 10 minutes or 15 minutes or even 5 minutes बट ज़रूरी है कि आप पहले 10 मिनट दें कम से कम, बिकॉज इसी टॉपिक पे आपकी सारी जो है वो ऐसे बेस कर रही है, आपका पूरा पेपर इसी टॉपिक पे जा रहा है। यू हैव टू राइट फॉर 3 hours, यू हैव टू राइट अबाउट 300 sentences, ठीक है, और 2500 words, 3000 words। सो पहले जिस रीजन पे मैं बात कर रहा था, रीजन ऑफ फेल्योर इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स डोंट ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है, दे डोंट प्रैक्टिस ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। दैट इज अ सिंगल टिप आई थ्रो टू योरसेल्फ, कि ये एक टिप है जो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर बिगिनर, इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे, ठीक है, तो आप देखिए कि आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आप रीडिंग करें किसी टॉपिक की बारे में, एंड यू आर रीडिंग सम बुक्स एंड आर्टिकल्स, तो या कोई सिलेबस का टॉपिक है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म है या कुछ भी, या पब्लिक पॉलिसी में आप कुछ पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में या करंट अफेयर में कुछ पढ़ रहे हैं, इस्लामियात में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में मैंने रीडिंग्स किए, तो 1 पेजर आप नोट बनाएं, आउटलाइंस बनाएं, ठीक है। टेररिज्म पे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़, कोई सारे मटेरियल जो है वो रीड आउट की, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ आई विल डिफाइन द टेररिज्म, फिर टेररिज्म बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल काजेज ऑफ टेररिज्म, ठीक है, और ये मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो आप अपना स्कोप ऑफ जो आप राइटिंग है वो नैरो डाउन करें टुवर्ड्स द पाकिस्तान। बट आपने ये भी मेंशन करना है पहले इंट्रोडक्शन में क्या ग्लोबली क्या सीनारियो चल रहे हैं, ग्लोबल टेररिज्म क्या है, फिर रीजनल टेररिज्म पे बात करें, ठीक है, रीजन वाइज, लाइक साउथ एशिया में हम रह रहे हैं, तो साउथ एशिया में टेररिज्म की क्या, इंडिया में क्या सिचुएशन है, श्रीलंका में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, फिर पाकिस्तान पे है। सो यू आर नैरोइंग डाउन योर फोकस ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो ये जो आप नैरो डाउन कर रहे हैं, यू आर बेसिकली हिटिंग द टॉपिक टेररिज्म इन पाकिस्तान या द काजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो फिर जब ये इंट्रोडक्शन आप लिख लेते हैं, तो फिर काजेज पे आते हैं, काजेज के बाद इम्पैक्ट्स पे आते हैं कि टेररिज्म है तो इम्पैक्ट्स क्या है, इकोनॉमी भी क्या है, हेल्थ भी क्या है, एजुकेशन भी क्या है, साइकोलॉजी भी क्या है, ठीक है, टेरर है ना। फिर आप देखते हैं कि इम्पैक्ट्स आप लिखें तो आप सॉल्यूशंस रिकमेंडेशंस पे हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉब्लम ना, सो यू नीड टू गिव योर सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर दैट काइंड ऑफ टॉपिक। तो आप सजेशंस लिखिए, रिकमेंडेशंस लिखिए, एंड देन यू कंक्लूड योर टॉपिक, ठीक है। तो कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप इससे नहीं लिख रहे हैं, तो कम से कम किसी टॉपिक का आपके पास एक स्केच होना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप
एक रफ स्केच बनाएं सो दैट अगर फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक के बारे में आपको अपडेटेड नॉलेज मिलता है, फैक्ट्स मिलते हैं, उसी स्केच में आप उसको अपडेट करें। सो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और आप 5 मिनट में एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं। यू कैन राइट इट डाउन एज वेल। सर ये जो आउटलाइंस दैट वी राइट ऑन इसे मैं उसी पे आता हूँ अभी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ना, ठीक है, कि इंग्लिश एसे का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर में मतलब व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एन एसे, क्या क्या होने चाहिए। सो इंग्लिश एसे जो है हमारे पास ये लग जाएगा ओके। सो हमारे पास जो इंग्लिश एसे का बेसिक कंटेंट है, ठीक है, वी हैव यू नो एक वेटेज मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि आपने कितना फोकस करना है इफ़ यू आर राइटिंग एन इंग्लिश एसे। तो 20% जो है आपका स्ट्रक्चर मैटर करेगा, ठीक है। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है, लाइक यू नो एन एग्जामिनर विल गिव यू द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें अगर आपका स्ट्रक्चर, आपका कंटेंट, आपके ग्रामेटिकल जो है करेक्ट सेंटेंसेस एंड पैराज, देन यूर एक्सप्रेशंस, कि आपके आइडियाज़ क्या है, आपके आर्गूमेंट्स क्या है, एंड देन जो भी आप मतलब कंक्लूड कर रहे हैं तो आपका स्टाइल क्या है, ठीक है। सो 5 चीज़ें आपने ज़रूर ज़हन नशीन करनी है कि आपका यू शुड हैव फॉलोड द स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। देन आपके पास आर्गूमेंट्स ठीक हो, आपकी जितनी भी कंपोनेंट्स है वो पूरे हो, ठीक है, और आपके एक्सप्रेशंस, आपके आइडियाज़। So the weightage that you have given to each section, बिल्कुल, each component या of this. यस, So do these weightages really exist? यस, Do the examiners assign, this kind of, do they apply this kind of criteria for giving the weightage to each section? there is no specific standard like marking standard which is they are publishing or which they are asking about, but एक general English essay and focusing on the competitive exam, तो एक essay इस तरह होना चाहिए। and there are examiners reports as well, like 2016 की रिपोर्ट्स आप चेक करें इंग्लिश एसेस की, या 17 की। जब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो द कमीशन आर नाउ टॉकिंग अबाउट दीज रिपोर्ट्स कि इतनी स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे, इन स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स ये थे, कि वो यही कहते हैं कि स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, ग्रामर ठीक नहीं था, कोहेजन नहीं थी, दैट मीन्स एक्सप्रेशन ठीक नहीं था। फिर कंटेंट अगर आपके पास होगा तो आप कुछ लिखेंगे ना, ठीक है। सो कंटेंट बाज़ लोगों के पास नहीं होता, मतलब उन्हें इतना पढ़ा नहीं होता या उनको टॉपिक की समझ नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जो होने चाहिए आपके एसे में। और अगर आपका एसे इन 5 पिलर, ये जो पिरामिड है, इस पे पूरा उतरेगा, देन दिस विल बी एन एसे। आपको मैं भी बताऊंगा, आप खुद देखिए कि एक एसे जो है वो किस तरह जो है आप इन कंपोनेंट को पूरा करेगा, ठीक है। सो हमारे पास जो बेसिक मैं बताऊं कि ठीक है, तो इसे जो है जब हम स्टार्ट करते हैं, यू हैव सेलेक्टेड अ टॉपिक एंड देन यू आर देन स्टार्टिंग टू राइट डाउन दैट पर्टिकुलर एसे, कोई भी एसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल एसे बताऊं कि व्हाट आर द सजेशंस फॉर द पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है, इन पाकिस्तान। तो पॉवर्टी एलिविएशन कैसे करेंगे पाकिस्तान में, गुर्बत को कैसे कम करेंगे, ठीक है। या अगर मैं आपको बताऊं कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, व्हाट आर द पॉसिबल रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस, ये सिंपल एसेज है। या अगर मैं आपको बताऊं कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, व्हाट आर द काजेस,
व्हाट आर द इम्पैक्ट्स एंड व्हाट आर द सजेशंस। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप लिख रही हैं ऑन द इसे, आपने लिखना स्टार्ट किया कि ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, और फिर आप उनकी काजेज़ बताएंगे, फिर आप जो है इम्पैक्ट्स बताएंगे, फिर सजेशंस बताएंगे, प्रॉब्लम इसे है। ठीक है, तो आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग इज योर आउटलाइन। ठीक है, इसे का आउटलाइन आपने कितना बनाना है, लेंथ क्या है, किस तरह बनाना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आउटलाइन, कि इसे का आउटलाइन क्या होगा, फिर इसे की बॉडी में क्या होगा, फिर एट द एंड कंक्लूजन में क्या होगा। ठीक है, सो इफ यू आर मेकिंग एन आउटलाइन ऑफ एन इसे, तो आपका आउटलाइन कम से कम 2 पेजेस का होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फुल इसे की लेंथ की बात करें तो कम से कम 15 to 17 पेजेस का होना चाहिए, मिनिमम 12-13 पेजेस, उससे कम नहीं। ठीक है, आउटलाइन 2 पेजेस, जो एक फुल पेज फर्स्ट, यस, कम से कम। या जो बहुत कम हो तो अगर बड़ा पेज आप रख रहे हैं, मतलब छोटी छोटी राइटिंग है आपकी, तो 1 पेज भी पूरी है, बट आपने पूरा क्राइटेरिया फिर फुलफिल करना है टॉपिक का। लाइक इफ वी आर सॉल्विंग अ टॉपिक, या इफ वी आर राइटिंग essay on the global warming, the causes, the impacts and the suggestions, so 3-4 keywords है। ठीक है, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में अगर हम बात करें, सो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिर व्हाट आर द बेसिक काजेज, ये सेकंड कीवर्ड। थर्ड इज इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स, इन फोर्थ इज सजेशंस। So these are the keywords of the topic, and this is the, this is the part of the topic understanding. So ये जो मेन 4 keywords हमारे पास आए, अभी इसी को आपने फोकस करना है। You shouldn't write beyond this. आपने मतलब there is a rule of 80 and 20%, कि आपने 80% टॉपिक को हिट करना है, 20% आप जनरल जेनेरिक बातें कर सकते हैं, बट यू हैव टू हिट द टॉपिक। आप कुछ लोग जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास उसी एरिया का कंटेंट होता है, उसी फॉर एग्जांपल सब टॉपिक का या सब हेडिंग्स का कंटेंट होता है, बाकी हेडिंग्स छोड़ देते हैं। यू हैव टू हिट द टॉपिक। ग्लोबल वार्मिंग हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, इफ़ यू आर मेकिंग एन आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन इज बेसिकली, जी आपने कहा कि पहले आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट टॉपिक, उसी पे हम आ रहे हैं। टॉपिक अंडरस्टैंडिंग है फर्स्ट, लाइक यू आर सेलेक्टिंग अ टॉपिक, सो यू शुड अंडरस्टैंड अ टॉपिक। ठीक है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, आपने एक रफ स्केच बनाए जल्दी जल्दी 10-15 मिनट में, या आप जो भी आपके जहन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इसे कुछ याद आ रहा है तो आप आउटलाइन में अपडेट करें। ठीक है, पहले अगर मैं आपको बताऊं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने 40-45 मिनट में आउटलाइन बनाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आउटलाइन इज द कंप्लीट स्नैपशॉट ऑफ योर इसे, दिस इज अ जिस्ट, दिस इज अ पिक्चर। लाइक बहुत से एग्जामिनर्स आपके आउटलाइन को पढ़ लेते हैं और आप उनको आइडिया हो जाता है कि इनके इसे में क्या होगा, बिकॉज वी हैव टू फॉलो दैट आउटलाइन देन। ठीक है, आपने 2 पेजेस का आउटलाइन बनाया, लाइक द आउटलाइन जो हम इसे अभी डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, यू शुड नो कि आपने इंट्रोडक्शन, इसका अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं, यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक, सो इंट्रोडक्शन इज यूर मेन हेडिंग हियर। आउटलाइन में आप हेडिंग सब हेडिंग देंगे, जब आप बॉडी स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई हेडिंग नहीं होगा, जहन में जहन नशीन करें। बॉडी विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को फिर आपने एक एक पैरा में फिर डिस्क्राइब करना है, वो फिर मैं बताता हूँ कि आपने कितना लेंथ रखना है, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए। आउटलाइन में आपका इंट्रो होगा, इंट्रो को फिर आपने सही तरह डिस्क्राइब करना है। इंट्रो में आपकी डिफिनेशंस आते हैं, यू आर एक्चुअली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वी हैव, लाइक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, या उसी पे आप यार। सो ये जो इंट्रो आप
लिख रही हैं तो आप डिफाइन कर रही हैं, बैकग्राउंड दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, या कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आप दे रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेना है, तो वो कैसे हो रहा है? श्योर आई कैन, ये ऊपर हो जाएगा। श्योर श्योर, ठीक, अभी करते हैं। तो ये जब आप आउटलाइन स्टार्ट कर लेंगे इंट्रो से, ठीक है, सो इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे, देयर विल बी डिफिनेशन, देयर विल बी बैकग्राउंड, एंड देन आप उसी को आगे लेके चलेंगे। जब आपने इंट्रोड्यूस किया, खैर है, ठीक है, जब आपने इंट्रोड्यूस किया है, वी हैव द डस्टर है, तो जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने जाना है अपने काजेस की तरफ। काजेस भी आपका कीवर्ड है, ठीक है, तो उसको आपने कैसे लिखना है? लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। अब ठीक है, ओके, सो वी आर डिस्कसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो आपको अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं तो आप किस तरह बनाएंगे? ठीक है, ऐसे का यू आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग इट, दिस इज योर मेन हेडिंग, आउटलाइन, ठीक है। अभी हम आउटलाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग काजेस, इम्पैक्ट्स एंड सजेशंस, आर रिकमेंडेशन आर सॉल्यूशंस। सो आप इंट्रोड्यूस करिए टॉपिक को, एंड देन इंट्रोडक्शन आपका मेन हेडिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। या एक ब्लैक भी दे दें, ये काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। सो इफ यू आर इंट्रोड्यूस, अब ठीक है, ओके, सो दिस इज योर मेन हेडिंग, ठीक है, यू आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, यू आर इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम हियर। सो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या देना चाहिए? लाइक यू आर डिफाइन, yes, this is outline. In outline you can give headings, you can give subheadings and even subheadings. Like आप किस तरह देंगे? outline में आप heading subheadings दे सकते हैं। And once you start your essay, you know, once you start your essay, that is the body of your essay, ठीक है, तो उसमें फिर कोई भी आपकी headings नहीं होनी चाहिए, और वो body आपकी इसी outline को follow करेगी, ठीक है। अभी जो आप डिफाइन कर रहे हैं, सब हेडिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको आउटलाइन ड्रा कर रहा हूँ। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है बाय डेफिनेशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ये है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज बेस्ड अपॉन योर नॉलेज नाउ, यू नीड कंटेंट नाउ, यू आर फॉलोइंग द स्ट्रक्चर एंड नाउ यू नीड कंटेंट, लाइक हाउ विल यू डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग। So global warming एक phenomena है which indicates that the Earth's temperature is going to rise. The average global temperature yeah is rising with the passage of time. yeah average to temperature है, it's gonna rise, ठीक है, एक definition है, and this is a scientific, you can say, a phenomena which is going on in the globe, which is in which there is an increase in the average temperature, and it's around the world, ठीक है, Definition लिख दी। yeah, you are defining the topic now, and there is a part of the what introduction, that is the part of the main introduction, that is the first main heading, ठीक है, define किया है। Define our topic right in the outline. मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप आउटलाइन ड्रा कर रहे हैं, तो आपके आउटलाइन में जब आप बना रहे, अभी तो चूंकि हम इसी को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं साथ साथ,
ठीक है. But if we are not describing it and we are writing the subheadings now, so you first have to define it. ठीक है. Then आपको पता होना चाहिए कि this phenomena is how it is occurring. You can give it like phenomena occurrence of the phenomena. Yeah, what मतलब how is it happening, where it is happening. ठीक है. So ये भी आपका हो गया. This is basically introduction of the topic. ठीक है. अभी phenomena में आप देख सकते हैं, this is your like this is A1, this is A, this is B. ठीक है. And if there is a subheading of the B, so you can use it like this one in Romans, like ठीक है. This is other subheading in the main introduction. अभी इसमें क्या हो रहा है? There is a phenomena that is called as greenhouse effect. Greenhouse effect. तो greenhouse effect का this is okay, the screen which is going on, okay. Greenhouse जो effect है तो किस तरह चल रहा है अब? तो आपको पता होना चाहिए कि there are some gases. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सब हेडिंग दे रहे तो ठीक है, नहीं तो बस काफी है. ठीक है. ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फॉर एग्जांपल आप दे रही हैं कि क्लाइमेट चेंज. ठीक है. क्लाइमेट चेंज हो रहा है. या फिर आप इसमें ये भी देख सकते हैं लाइक दिस इज द सी इज क्लाइमेट चेंज एंड द डी इज के क्या क्या हो रहा है. ठीक है. यस, वो हम इम्पैक्ट्स में पढ़ेंगे. ठीक है. आपने इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक को, लाइक इसमें आप गैसेस देख सकते हैं, मतलब मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ये सारी चीज़ें हैं. सो यू हैव इंट्रोड्यूस द टॉपिक. ठीक है. ये आपकी सारी इंट्रोडक्शन की मेन हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है. नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर अदर की टर्म्स. इंट्रोडक्शन आ गई, एंड देन द सेकंड इज योर causes. This is you can say the two. ठीक है. सो अभी causes क्या है? क्या हो रहा है? Yeah, what are the reasons? What are the causes of this problem? अभी causes क्या है? आप मुझे बताएं, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कंटेंट है, what will be the causes? This is the second main heading. ये नोट करिए. जो रेगुलेशंस बने, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि रेगुलेशंस क्या है. मेन काजेज आपके जहन में क्या आ रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम यूर सेल्फ, इंडिविजुअल, सोसाइटल, नेशनल, ग्लोबल. क्या है? दिस इज बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग एज वेल. हाँ, पोल्यूशन कौन सा? मोस्टली यस. स्पेसिफिकली दिस इज एयर पोल्यूशन. अभी आपके सेकेंड मैन हेडिंग का सब हेडिंग क्या हुआ? एयर पोल्यूशन. लाइक यू कैन चेंज इट एज वेल, ए इस तरह, बट जो आप फॉलो करें उसी को आप फॉलो करें पहले से. अभी तो मैं इधर चेंज कर रहा हूँ. ठीक है. इसका बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा. दिस इज मेन काजेज इज योर सेकेंड मैन हेडिंग. अभी सब काजेज क्या है और सब हेडिंग? रेगुलेशन की हम बात करते हैं तो उसमें लिखेंगे कि रेगुलेशंस ये है और इसको फॉलो नहीं किया. हाँ, मतलब अगर आप थोड़ा सा कम्प्रहेंसिव बनाना है इसको, लाइक दिस इज अ स्नैपशॉट, बट आपने इधर भी ट्रैक करना है. आपने दरिया को कूजे में बंद करना है अपने आउटलाइन में. आपने इतनी भी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना कि आपने फिर मतलब है कि आपने इसी को फिर लिखना भी है बॉडी में, एंड यू हैव टू मैनेज द टाइम विच इज 3 hours. ठीक है. अभी मैं आपको सारा बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है. एयर पोल्यूशन आपने मेन बताया. अगर इसकी भी आप सब हैं बट आपके पास फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है, दिस इज योर मेन सब हेडिंग. ठीक है. एयर पोल्यूशन. फिर
वाटर भी सही है, बट मेन क्या है? काजेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, जो किस वजह से है? मतलब हमारी जो ऑटोमोबाइल एमिशंस है, ऑटोमोबाइल एमिशंस, ट्रू, अभी ये एक मेन है। अभी इसको ज़रा और रिफाइन करो, एमिशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, इसको कैसे मेन हेडिंग में लेके आएंगे? Emissions from factories. इंडस्ट्रियल एमिशंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशंस। अभी आप किधर ये बना रहे हैं? आप इसको लास्ट पेज पे बना रहे हैं। अभी किधर बना रहे हैं? लास्ट पेज पे। डायरेक्टली आपने ओरिजिनल ड्राफ्ट नहीं लिखनी। 15 मिनट इसी वजह से। नहीं, 15 मिनट वाज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। इफ यू आर राइटिंग एन आउटलाइन, आपने इस तरह, अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फर्स्ट, देन आई विल टेल यू कि व्हाट आर द टिप्स एंड टेक्निक्स टू डू इट। ठीक है, पहले आप देखें कि हम आउटलाइन किस तरह बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल एमिशंस है, काजेज में, एयर पोल्यूशन है, सोलर सिस्टम, लाइक हाउ? This is a renewable form of energy, and that is very good. No, no. You can give it in suggestions. Air pollution. हाँ, मैं बताता हूँ। खैर है, नो इशू। दिस इज, या खैर है। ये तो मतलब दिस इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड वी आर लर्निंग। बिल्कुल, हाँ, इंटरेक्टिव, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रीज, emissions, combustion processes we are having, ठीक है। इंडस्ट्रियल emissions को आप इधर भी, अगर आपके पास टाइम है तो इसको सब हेडिंग में कर सकते हैं अपने लिए, रफ में इसको सब हेडिंग में कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल emissions कौन कौन से हैं गैसेस में, या जो हमारे कंबस्शन प्रोसेसेस है, जो मीथेन एक्सक्रीट कर रही है, CH4, ये जब आप कंबस्शन करते हैं, फायर वगैरह, ये सारे, इसमें CH4 रिलीज होता है। यस, CH4, हाँ, और इसके साथ आपका इंडस्ट्री के साथ SO2 भी होता है। हाँ, मीथेन इज योर मेन ग्रीन हाउस गैस, CO2 भी और CFCs भी, आपको याद होना चाहिए। फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, CH4, ठीक है। इसमें फिर अपने अलग जो है पर फ्लोरोकार्बन्स इस तरह है, ठीक है। और CO2 वो तो आप बॉडी में कर लेंगे, ठीक है। बट ये आपको मैं बता रहा हूँ, कंबस्शन प्रोसेसेस को मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, ठीक है। तो और आपको ये पता होना चाहिए कि द मेन ग्रीन हाउस गैस इज CO2 एमिशंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और काजेस क्या है इनके अलावा, सोचें। फ्रॉम evaporation from sea oceans. तो उसका इसके साथ what is the link क्या है? सर सन से सर जो हीट आती है तो इससे पानी की इवेपोरेशन होती है, तो हाँ, ये आप ठीक है, आप एक सेकेंडरी कंसेप्ट कह सकते हैं। नहीं सर, इसका मतलब मेन पॉइंट क्या है? ये असल में वो फेनामेना को कर रहा है कि कैसे हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह होता है? इफ देयर आर ग्रीन हाउस गैसेज, लेट मी एक्सप्लेन इट, ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आउटलाइन, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है बताता हूं। इफ वी हैव दीज गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर,
लाइक यू आर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। इंडिविजुअल लेवल पे भी आप कार यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने 5 किलोमीटर जाना है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग बाईसाइकिल और यू नॉट वॉकिंग, ये इंडिविजुअल काज है, लाइक यू आर एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ना, ठीक है। सो अब ये सारे गैसेज, ये फिनोमेनाज हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है गैसेज हैं एनवायरनमेंट में। उधर से आपका सोलर रेडिएशन है, सन, देन वी हैव दिस एटमॉस्फेयर जिसमें लेयर्स है, एंड देयर इज अ लेयर दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर की भी आपने लेयर्स है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन एवरीडे साइंस। स्ट्रेटोस्फेयर, ozone is in the stratosphere, ozone is in the stratosphere, stratosphere is a layer, मतलब आप 15 किलोमीटर से इधर से आगे there will be ozone, ठीक है। सो ये ओजोन लेयर है। अभी मैं बता रहा हूँ सोलर रेडिएशंस में बहुत ज़्यादा रेडिएशंस है, कॉस्मिक रेज भी है, एक्स रेज भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो सारे रेज इसमें आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो विजिबल रेज है हमारे रेंज है, रेडियोज है, ठीक है, ये सारे इसमें आ रही हैं। तो जो हाई इंटेंसिव डैमेजिंग रेज जो कॉस्मिक है, गैमाज है, एक्स रेज है, इवन अल्ट्रावायलेट, ये जब सोलर रेडिएशंस ये सन से जब आ रही हैं टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर एंड देन टुवर्ड्स द अर्थ, सो ओजोन लेयर इज लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या है? सो ये जो डेंजरस रेज है इसको फिल्टर कर रही है, यस। सो डेंजरस रेज इधर नहीं आ रही। अब ये गैसेस क्या कर रहे हैं? गैसेस इधर जमा हो रही हैं और गैसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट ओजोन लेयर पे है, ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। ओजोन इज O3, रिएक्शंस कर रहे हैं ना, CO2 विद O3, CFCs विद O3, जो डेंजरस केमिकल्स बना रहे, रेडिकल्स बना रहे, इसको डिप्लेट कर रहा है, इसको ओजोन डिप्लेशन इज अ फिनोमेना। यू कैन राइट डाउन इट इन द काजेस एज वेल, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। अभी ये जो डिप्लेट हो रहा है, सो हार्मफुल रेज इधर पहुंच रही, अल्ट्रावायलेट मोस्टली, ठीक है। गैसेस इधर जमा हुए हैं, तो जब ये गैसेस इधर जमा हुए हैं, सन रेज आए टुवर्ड्स द अर्थ, जब बैक जा रहे हैं, तो ये सारे गैसेस इस बैक रेज के साथ और रिएक्शंस करते हैं। सो जो आपका जो वापस जो लाइट आ रहा है टुवर्ड्स द अर्थ एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम द अर्थ टू द अदर आउटर स्पेस, तो ये ऊपर नहीं जा रही स्पेस में, ट्रैप हो रही है। वर्ड दैट इज कॉल्ड ईयर ट्रैपिंग, ठीक है। सो दिस टेम्परेचर, मतलब दिस इज द लाइट इज गोइंग ऑन, द टेम्परेचर फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ and then from the earth it is reflecting back towards the atmosphere, from the sun towards the earth and then reflecting back to the atmosphere। इधर ये सारे गैसेस है, इसको ट्रैप कर रही है। सो सन से तो आ रही है, बाहर नहीं जा रही, गैसेस है ना, ऐसा नहीं है। गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में है, सन को तो आप नहीं रोक सकते ना, जो ऊपर से डायरेक्टली आ रही हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, जिसमें और भी रेज हैं, ठीक है, जिसमें और भी रेज है, उनके वेवलेंस चेंजेस है, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंजेस है, उनकी इंटेंसिटी चेंजेस है, सो वो आपकी अर्थ की तरफ आ रही हैं। बट देन योर अर्थ एटमॉस्फेयर हैड दीज गैसेस, द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज दीज गैसेस। हाँ, yes, and they are reflected and they go back. Why they are trapped by this layer that you are just talking about? Why they are Sir, trapped by there this? is no reflection on So the why they are trapped by this? इसके साथ क्या क्यों नहीं? I'm not finished. Okay. I'm sorry. So our atmosphere traps these radiations. Yes. So why are these radiations trapped by our atmosphere? Yes. I don't get this. I'm just gonna tell this now.
खैर है दाम पा के बस ठीक है आप बैठे आप यू लेट मी टॉक अबाउट द फिनोमेना ठीक है ये सारे आ रहे हैं ठीक है बट यूर अर्थ एटमॉस्फेयर अब ये मैं कैसे लिखूंगा वापस You sir वो आउटलाइन तो हो चुका है ना अभी नहीं हुआ Okay, We are sir, you we are were discuss right. चले खैर है नो इशू तो वो इतना मतलब मर्ज हो चुका था कि वो खैर है अंडरस्टैंडेबल नहीं है let me talk about this we have the sun ठीक है the radiations are coming forget about the atmosphere now ठीक है they are coming towards the earth atmosphere ठीक है इसमें सी भी है लैंड भी है टेरिटरीज जितनी भी है ठीक है या अर्थ एटमॉस्फेयर ठीक है जो गैसेस का जो लेयर है हमारे अर्थ की हाँ मैं वही बता जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना अर्थ से ऊपर टेरिटरी उसमें आती है सर क्या टेरिटरी और ट्रेस और टू के पार्ट ऑफ द अर्थ दिस इज योर अर्थ मैं बता रहा हूँ यू आर एक्चुअली कंफ्यूजिंग योर सेल्फ एज वेल ये अर्थ है ठीक है अर्थ का एटमॉस्फेयर है पूरा जो द लेयर्स आर देयर द अर्थ एटमॉस्फेयर या यस ये सारा अर्थ एटमॉस्फेयर उसी में आ रही है ठीक है जब आ रही हैं तो ये जितनी भी डिसिपेशन हुई एनर्जी डिसिपेशन फ्रॉम द सोलर रेडिएशन और लाइट ठीक है अब जो एनर्जी वापस जा रही है वापस टुवर्ड द स्पेस ठीक है सो ऊपर जब हम जा रहे हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में सो वी हैव द स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज ओजोन ये सारे इधर फिल्टर हो रहे हैं वापस इधर फिल्टर हो रहे हैं अर्थ में आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं ठीक है इधर से ओजोन की वजह से जो फिल्टर रेज हमें मिले हैं अर्थ की तरफ एंड देन नाउ इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस ठीक है होना चाहिए इस तरह नॉर्मल प्रोसेस अभी नहीं जा सकते इधर अर्थ एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ आवर रीजंस मैन मेड यू कैन से सम आर नेचुरल एज वेल ठीक है बिकॉज ऑफ दीज I just don't one point. I don't give just one point, sir. So when these radiations came pass through that ozone layer our atmosphere, yes why they can't go back? so we have these gases in our atmosphere now They were there. yeah They were coming. Yes, towards yes, our Earth. yes. They were there. These gases were there. Yes. And these gases, these radiations passed through those, gases and came and hit our गैसेस इस तरह नहीं है ना कि मतलब जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारा एटमॉस्फेयर है तो इधर भी गैस है या इधर एक गैस का गुच्छा बना हुआ है इधर से नहीं आ रही इधर से आ रही है दे आर स्कैटर्ड It's a diffuse we have depleted our ear layer of gases. yes so they are coming with intensities and frequencies and higher wavelengths they are coming here but where they are coming we are not getting the मतलब जो filtered ozone है वो हमें नहीं मिल रहा ठीक है ओजोन इन्होंने डिप्लेट किए हुए हमारे लिए जो आ रहे हैं हमें डेंजरस रेज अभी आ रहे हैं अल्ट्रावायलेट मोस्टली जो स्किन पे इफेक्ट कर रही है लंग्स पे इफेक्ट कर रही है causing the skin cancer causing the lung infections even so ये जो gases है they are in the atmosphere in that atmosphere ठीक है पास हो रही हैं कुछ उनके साथ रिएक्शन किया है कुछ पास हो गई हैं मतलब जो पास हो रहे हैं तो हमें वही जो मिलना चाहिए एक्चुअल नेचुरल वो नहीं मिल रहा हमें मिल भी ऐसे रहे हैं ना और फिर ये दोबारा जब रिफ्लेक्ट बैक कर रही है जो अर्थ को नहीं चाहिए जो बाहर होना चाहिए तो इन्होंने पूरा एक माहौल बनाया हुआ है कुछ ऐसा तो नहीं होता जो कंप्लीट ट्रैप हो रहा है कुछ जा रहा है कुछ नहीं जा रहा लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये ना होती तो आराम से ओजोन भी ठीक होता हमें नेचुरली सारी चीज़ें मिलती फिर वापस भी जाती तो ये जो आ रहा है तो इधर हमें मिल भी ठीक नहीं रहा मतलब जो रेज आनी चाहिए फिल्टर होने चाहिए वो नहीं मिल रही ठीक है जो रेस आने चाहिए तो आ रहे हैं सर जो नहीं आ रहे ना वो भी आ रहे हैं सर नहीं आ रहे जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे कौन कह रहा है कि नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ द ओजोन दे आर नॉट ozone layer sir ozone layer is a protective penetrating layer it allows those radiation that we need sir Yes. सर आप एक नाम बता
जिसका आना चाहिए सर। जो हमारे लाइक वी नीड रेडियो वेव्स। So radio waves are coming, sir. मैं बता रहा हूँ ना, लेट मी एक्सप्लेन इट ना। वी नीड रेडियो वेव्स, दे आर कमिंग, Coming. ठीक है। वी नीड इंफ्रारेड, दे आर कमिंग। वी नीड विजिबल, दे आर कमिंग, ठीक है। बट वी डोंट नीड अल्ट्रावायलेट, वी डोंट नीड That कॉस्मिक, is the point, sir. we don't need cosmic to come to our earth atmosphere, but because of this ozone depletion they're coming. There are holes in our So yes, there is a hole, there are holes, and we have seen holes in the Antarctica. Ozone layer was depleted even there, because there were, the atmosphere was very clean and filtered there, but we still, get some holes in the ozone layer in Antarctica as well. Australia Yes. में है ना सर, Australia Now we will talk about the impacts then. That's why they are So going. we are done with this, sir. Yes, okay. Okay. So they're trapped, and then because of this trapping and the whole reflection is not going outside. Some of these rays or जो heat है, जो temperature है, जो reflect होना चाहिए, वो पूरा नहीं जा रहा, so they are trapped inside, and this is actually increasing the average temperature of the earth, a globe. ठीक है। सो ये जो ट्रैप हो रही है, वार्मिंग काज कर रहे हैं, ठीक है, वार्मिंग काज कर रहे हैं। ये तो हमने काजेस पढ़े, कुछ मैन मेड है, कुछ नेचुरल भी है। नेचुरल काजेस में जो नेचुरल हैजर्ड्स है, वोल्केनिक इरप्शंस, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जैसे तूफान वगैरह आ जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं, फ्लड्स आते हैं, एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है सारा, ठीक है। Flood Yes. आके, sir, flood एक cause हो सकता है। फ्लड्स Flood फ्लड्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है, effect हो सकता है। हो सकता है, बता रहा हूँ ना। नेचुरल हैजर्ड्स में अगर फॉर एग्जाम्पल आप वोल्केनिक इरप्शंस कर रहे हैं या फ्लड्स कर रहे हैं, देयर इज फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, सो योर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विल, एब्जॉर्प्शन कम होगी ना। यस, या फॉर एग्जाम्पल मैन मेड अगर हम बात करें, कटिंग ऑफ ट्रीज, टिम्बर माफियाज फॉर कंस्ट्रक्शन, और वी आर कन्वर्टिंग आवर एग्रीकल्चरल लैंड इनटू कमर्शियल पर्पसेस, लाइक वी आर बिल्डिंग सोसाइटीज एंड स्कीम्स एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वी आर रनिंग। सो ये हम कर रहे हैं, इसको डिप्लीट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, जो होना चाहिए नेचुरल। सो ये नेचुरल काजेज भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, तो एयर एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ठीक है, या डिफॉरेस्टेशन का। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल है, जो मैन मेड है उनको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक काजेज एज वेल, एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड काजेज। यस, सो आपने काजेज देख लें। काजेज फॉर एग्जाम्पल आपने 7 या 6 काजेज आपने लिख ली। द मेन हेडिंग वाज काजेज, विच वाज द सेकंड हेडिंग, एंड नाउ वी हैव सब 7 काजेज, 1 2 3 4 5 6 7। आपने 7 सब हेडिंग्स लिखी अंडर द मेन हेडिंग, दैट इज काजेज। पहला क्या था? इंट्रोडक्शन में भी इस तरह 5-6 हेडिंग्स थे, या 4 या 5, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। श्योर। सॉरी, मैंने क्लास के बाद एक्सप्लेन कर रहे थे, जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें थोड़ा सा कुछ 1-2 लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो हम बैकग्राउंड जो आउटलाइन बनाते हैं, बिल्कुल, इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और जस्ट वो एक हेडिंग सब हेडिंग बस, नो नीड टू एक्सप्लेन योर एसे इन द आउटलाइन, यू आर जस्ट मेंशनिंग योर मेन की पॉइंट्स, कीवर्ड्स। काजेज तो कौन से होने चाहिए। अभी हम आते हैं इम्पैक्ट्स पे। ये हमारे इम्पैक्ट्स, इसके साथ इम्पैक्ट्स नहीं होने चाहिए उसी टाइम, क्योंकि उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं नहीं ना, आपने हैज़र्ड नहीं जाना। अगर आप काजेज लिख रहे हैं तो फोकस एवरीथिंग ऑन द काजेज। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल काजेज 10 से 15 है, तो आप काजेज को मेन काजेज में कन्वर्ट करें, मेन हेडिंग्स के साथ, ठीक है। उसको फिल्टर डाउन करें 5-6 में, ताकि आपको लिखने में फिर आसानी हो।
आपने पे 15 के 15 तो एक्सप्लेन नहीं करने अलग अलग, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल 10 काजेज है, एयर पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन मेन है, इसमें और भी चीज़ें फिनोमेना हो रही हैं, ठीक है। कंबशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डिफॉरेस्टेशन है, ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। आपने मेन काजेज लिखने हैं जो आपको लिखनी चाहिए। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप काजेज लिख रहे हैं और आपने 7 मेन काजेज लिखी, तो आपने 7 पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो आपने इधर पे ट्रिक करना है, आपने आउटलाइन को मैं बता रहा हूँ ना, आउटलाइन को 2 पेजेस से बड़ा नहीं करना, क्योंकि आपने इसी आउटलाइन को दोबारा लिखना है, समझ आई। सो देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इम्पैक्ट्स, ठीक है। इम्पैक्ट्स जब आप लिख रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना प्रॉब्लम है, इनके इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स क्या है, या एडवर्स इफेक्ट्स आप कह सकते हैं क्या होंगे। एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीज, दिस इज हैपनिंग, ठीक है। राइज इन द सी लेवल्स, ice caps are melting, glaciers. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जब इंक्रीज टेम्परेचर होगा तो ऑलरेडी ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे। So, glaciers, melting of glaciers, and then Seasonal shift. हाँ बिल्कुल, a rise in the sea level is again causing another problem, floods. We are getting floods. अच्छा, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स, ये अब मेन है, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स कैसे होंगे? अच्छा, अब ये भी कर सकते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर को रिफाइन कर रहे हैं, इधर अपने आउटलाइन अगर आपके पास टाइम है तो आप एग्रीकल्चर में लिख सकते हैं कि जो क्रॉप्स, जो प्रोडक्शन है डिक्रीज हो रहा है, सब हेडिंग्स में, ठीक है। या जो प्रोडक्शन या यील्ड भी आप कह सकते हैं, यील्ड, या जो क्रॉप्स जो है सीजनल क्रॉप्स, उनका जो एक रिदम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। मतलब सर्दियों में भी अगर आपकी गर्मी है तो सर्दी वाले जो क्रॉप्स है वो नहीं उस तरह प्रोडक्शन देंगे। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स है, फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स मेन, ठीक है। प्रॉब्लम जब भी आप लिखेंगे तो मैं आपको एक टिप दूं कि आप उसकी सोशल इम्पैक्ट्स पे होंगे, इकोनॉमिक भी होंगे, ठीक है, पॉलिटिकल भी होंगे, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ये आपके मेन प्रॉब्लम्स होंगे। इकोनॉमिक कैसे आएंगे इसमें? इट्स अप टू यू हाउ टू यू लिंक इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स नाउ विद द ग्लोबल वार्मिंग। हो सकते हैं, बताता हूँ। इफ यू आर गोइंग, जब आप डिटेल में जाएंगे तो होंगे। इकोनॉमिक कैसे आएंगे बताएं? इकोनॉमिक को आप एग्रीकल्चर के साथ कर सकते हैं, प्रोडक्शन कम है, इकोनॉमी कम है, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे, इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है, वो जाएगा फिर आपकी इकोनॉमी। इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग मोर एक्सपोर्टिंग लेस, विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। और फ्लड्स अगर आए बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, या सो अभी इधर हैजर्ड्स, जो आपके नेचुरल हैजर्ड्स है, आ सकते हैं। क्या आएगा? ड्राउट्स, खुश्कसाली, डिजर्टिफिकेशन। एग्रीकल्चर में आप इसको कर सकते हैं, डिजर्टिफिकेशन, बैरन लैंड ज़्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है, ठीक है। और क्या आ सकता है? हाँ, जो आपका इकोसिस्टम, आप कह सकते हैं इकोसिस्टम, मेन हेडिंग। अब इकोसिस्टम आपके जो मेरीन और एक्वेटिक इकोसिस्टम है डिस्टर्ब हो रहा है, चूंकि एक तो फ्लड्स आ रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, उधर टेम्परेचर भी ज़्यादा आ रहा है, तो सी बेड पे जो टेम्परेचर होना चाहिए कुछ स्पीशीज के लिए वो नहीं मिल रहा। तो जो आपके लिए यूजफुल सी स्पेशीज है, मेरीन लाइफ है,
वो डिस्टर्ब हो रही है, स्पीशीज़ मर रही हैं, कुछ फिशेस ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब प्लांट्स है जो यूज़फुल है और स्पीशीज़ के लिए, वो सर मैंने पाकिस्तान में एक वेल है ब्लू वेल या वो एक्सटेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज में है वो। हाँ, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज, आपकी स्पीशीज़ की एक्सटेंक्शन बढ़ेगी। पहले क्या होगा, डेंजर होगा, फिर क्या होगा, मतलब स्केर्सिटी होगी, फिर एक्सटेंक्शन होगी, फिर मतलब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इलिमिनेट कर जाते, एक्सटर्मिनेशन कह सकते हैं इसको, ख़त्म हो गए, ठीक है। जैसे पोलर बियर्स क्यों ख़त्म हो रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे वो रहते थे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, आइस शीट्स ड्रॉप हो रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है। सो आप एक्वेटिक भी लिख सकते हैं, मेरीन भी लिख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ। बुश फायर आपको पता है, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर अभी जो आया था, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, जो फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस द क्लाइमेट चेंज। तो उसमें कितनी तबाही हो गई थी, जितनी भी उनके जानवर थे, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया था। सो ये इस तरह की जो मैसिव फायर होता है इसको तो कोई रोक नहीं सकता ना फिर तरीके से। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर्स पे उनको ड्रॉप के स्प्रिंकलिंग की थी, सारे वो फिर आप टेक्निक यूज करते हैं, बट स्टिल क्या स्प्रिंकलिंग होगी? उन्होंने किया है ना, मतलब सर फायर ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर मेरे सामने सब ड्रिल हुए हैं तो कितनी वो स्प्रिंकलिंग होगी? मैं बता रहा हूँ कि जो डैमेज हो जाता है वो, ठीक है, बट जो और डैमेज, लाइक फॉर एग्जांपल नज़दीक आबादियाँ थी, उनको बचाए, रेस्क्यू कर देते हैं ना, ऑल रेस्क्यू, लाइक यू आर रिस्पॉन्डिंग ऑन द टाइम, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप जो भी, क्योंकि आप अंदर तो नहीं जा सकते ना, फायर है, फॉरेस्ट है, स्प्रेड हो रहा है, तो आप ऊपर से करेंगे, एक्सटिंग्विशर्स वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट ड्रॉप्स मतलब स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं, फ्यूम्स यूज़ करते हैं, ताकि वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए और नियर जो पॉपुलेशन है वो बच जाए। वो तो बाद में आपकी आती है ना कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स आप किस तरह करते हैं, बट व्हाट आर द बेसिक काजेज जो हो रही हैं। तो और मेन इम्पैक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज। उसमें आप देख सकते हैं सीजनल चेंजेस, हमें 4 सीजन्स नहीं मिलते अब उसी तरह की, वो तो अलग है ना, ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक यू कांट डिस्कस दिस इन you can't quote. If you are quoting, let me tell you, if you are quoting him, so you are making yourself political, which you shouldn't be. You should be a diplomat. You should be neutral, and you should be talking about like the positives of your government. Yes, sir, I told him in the previous class. If like आपने इसी तरह लिखना है कि यार जो स्टार चिकम जड़ा देगा ना, बिल्कुल मतलब वही चीज, बस आरसूली कम, बट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोलिंग योर नर्व्स एंड इमोशंस, दैट्स हाउ यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ ना। See, if you are busting it out, you can write articles as well, ठीक है, but this indicates your emotional instability. एक्सक्यूज मी सर, ये मैं जब इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ तो वहाँ बच्चे आते हैं ना, कुछ बच्चे ट्रेन होते हैं, जिसको ट्रेन किया होता है, तो हम जो वजीरिस्तान के बच्चे होते हैं तो उनसे हम पूछते हैं इनडायरेक्टली पाकिस्तान कैसा है या आर्मी के बारे में बात करें, तो होता ये है कि कुछ बच्चे वो अपने वो उसके जो माइंड में होते हैं ना वो डिस्प्ले कर देते हैं, कुछ बच्चे छुपा लेते हैं, जो छुपा लेते हैं पता होता है जिसके अभी जहन में क्या है, जो भी चीज़ें नेगेटिव ये उसको छुपा लिया, बस मेरे लिए वही अच्छा है। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ, चलो कंट्रोल कैसे करना है इसको, ठीक है, वो तो चल रहा है ना, नेगेटिविटीज तो चल रही है एवरीवेयर, बट पॉजिटिविटीज भी बहुत है, ठीक है, आपने उसको देखना है, ठीक है, लाइक इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में आपको बताऊं, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसका अप्रिशिएट किया गया है, दिस इज एन इनिशिएटिव एज वेल। फॉरेस्टेशन जो ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव हमने खुद किए अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, plantation drive, like you are planting a tree for a single child, if a child, there is a child birth,
so there should be a single tree on his name. Like वो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कम से कम वो ऑक्सीजन का हक अदा करें. This is individual level things as well, like how you know are doing the things, managing the things. तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है उस पर. वो अलग बात है कि कई जगहों पे लोग प्लांट ही नहीं कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं. वो तो सिविक सेंस से मैटर करता है. चीज़ें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव. हर एक गवर्नमेंट, मतलब अगर यूएस की मैं बात करूँ, चलो इफ़ वी हैव अ स्टैंडर्ड लाइक हम यूएस की बात कर रहे हैं, अमेरिका की, तो उनकी डेमोक्रेसी है कि हम बात करते हैं ना. और पिछले दिनों उनकी कैपिटल जो है वो है ना, हेडक्वार्टर है, या इट वॉज अटैक्ड बाय अ मॉब. सो वेयर वाज डेमोक्रेसी? एंड मतलब द मिलिट्री मेन रेस्क्यूड देम. ठीक है. सो कोई कहीं पे भी जो है आइडियलिज्म नहीं है. देयर इज आइडियलिज्म बट मतलब आप उसको बट नथिंग इज देयर लाइक nothing can be ideal. You have to move towards the things you need to do. Policies आपकी जिस तरह होनी चाहिए बट उस तरह होती नहीं है. So मतलब if you are busting yourself out in the paper तो ये आपकी कमजोरी होगी. क्योंकि मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अटेम्प्टिंग द टॉपिक एंड फोकसिंग ऑन कि इमरान खान ने ब्रिलियंट रूइसनों में एक प्रोजेक्ट किया है. इमरान खान का नाम भी नहीं लेना आपने. इनकम्बेंट गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल 2024 में फॉर एग्जांपल इमरान खान नहीं है, कोई बंदा पेपर लिख रहे हैं तो वो करंट गवर्नमेंट तो नहीं कहेगा, या इमरान खान का मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट के पॉलिसीज को मेंशन नहीं करेगा. यू आर नॉट मेंशनिंग द नेम, वी आर मेंशनिंग द गवर्नमेंट. ठीक है. और आपने ये भी करना है कि आपने ज़्यादा लोकल लीडर्स को नहीं करना मेंशन. आपने फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपके पास है ना, तो उनकी कोटेशंस आप लिख सकते हैं. According to the report published by the World Economic Forum 2020, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है अप्रिशिएट किया है. एंड दिस इज अ ड्राइव टूवर्ड्स द चेंजिंग ग्लोबल वार्मिंग की जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उसी में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी को हम जो फुलफिल कर रहे हैं अपने लेवल पे. लाइक चाइना इज द ग्रेटेस्ट पोल्यूटर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. Greatest emission of carbon dioxide is by the China. This is an MCQs as well. And second is US. Then there is Canada. India is also there. Brazil is there. हम तो बहुत कम है, like 0.5% या 1% polluters हैं. Because of what? Because of the industrial revolution after 1750 and 1850. जो अभी मैं बात कर रहा था रियल डेवलपमेंट की. तो जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल जब वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम द रियल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, जो एक आम बंदे को चाहिए, टूवर्ड्स द स्टैटिस्टिक्स, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं. तो चेक्स एंड बैलेंसेस फिर आ गए, एग्रीमेंट्स आ गए, वो हम सजेशन में बात करते हैं. सो इम्पैक्ट्स आपको पता चला. व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? डिफरेंट इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, सोशल हो सकते. अच्छा, सोशल कैसे होंगे? लाइक फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज कम है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है, इकोनॉमिक गुर्बत बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है ना. बिल्कुल. ये सारी मैं बता रहा हूँ ना, लिटरेसी, पॉवर्टी, जो भी है, हेल्थ, इकोनॉमी, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, ये सारे लिंक्ड है, सारे लिंक्ड है. पॉवर्टी है तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे. आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे हमें नौकरी दें, वो नहीं मिलेंगे आपको. आप क्या करेंगे? फॉर योर रिसोर्सेज यू विल रिजाइड टूवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स. देयर विल बी. अच्छा, अभी मैं बताता हूँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आएगी. पॉलिटिकल जो आप बात कर रहे हैं कैसे आएगी? हाँ, यस, लिंक्ड है. अब रिसोर्सेज नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, इकोनॉमी खराब है. देयर इज अ सेंस ऑफ सेपरेटिज्म एंड डिप्रेवेशन अमंग द पीपल. यार ये इमरान खान क्या कर रहे हैं, इसको अल्लाह बर्बाद करे, तबाह करे, ये करे ना, इसको हटा दो. देयर आर प्रोटेस्ट, जलाओ, गिराओ, रोड ब्लॉक्स एंड एवरीथिंग.
बट हमें नहीं पता चलता ना। इन द स्पर ऑफ द मोमेंट एक यंग बंदा वो रोड ब्लॉक कर देता है, जला देता है, इंजरीज होते हैं उसमें, इवन डेथ्स भी होते हैं, शेलिंग होती है उन पे, सिक्योरिटीज आ जाए ना वो सारे मैनेज करने के लिए। बट वो ये नहीं चाह रहा कि मतलब आप पीसफुली, वाई देयर इज अ स्लोगन कि आप प्रोटेस्ट करें, हम आपको अलाउ करते हैं, बट आप पीसफुल करें। मतलब इफ यू आर रिक्वायर, मतलब आपके कुछ एजेंडाज है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आस्किंग द गवर्नमेंट कि आप जो है वो हमें नौकरी दे या जो भी आपकी डिमांड है, चलो जो रिजर्वेशन बिजली नहीं है या कुछ और चीज़ें जो भी आपके हैं, या जॉब्स है, या NTS में जो है करप्शन हो रहा है, ये जो ठीक है, अभी उस पर बात करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड्स हैं तो आप उसको डिस्प्ले करें, आप प्रिंट में दें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दें, ताकि वो पहुंच जाए। ठीक है, तो आप रोड ब्लॉक कर देते। कभी कभी आपको चाहिए कि मतलब आपको लगता है, अपोजिशन भी आपको करती है कि आप रोड ब्लॉक करें ताकि आप प्रेशर लेके आए गवर्नमेंट पे, आपके लिए गवर्नमेंट का बंदा है, बट एट द एंड आपने बैठना है उनके साथ, मीटिंग्स होती है, जरगे होते हैं, और आप एट द एंड जो है वो मतलब सेटिस्फाई हो जाते हो, कुछ भी नहीं होता सेटिस्फाई हो जाते हैं। कुछ हुआ है हमारा। दिस इज हाउ यू मैनेज द मोब ना, दिस इज साइकोलॉजी, हम इस तरह ही करते हैं। लाइक मतलब आप मोब को कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट्स आए सारे इम्पैक्ट्स, आपने मेन लिख के लाइक 6 to 7 इम्पैक्ट्स लिखे। अभी हम सजेशंस पे आएंगे, अभी आप सजेशन दें। तो यही नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। मजा आ रहा है लेकिन बहुत लंबा है। हाँ, अभी ये जो सजेशन हम कर रहे हैं, अभी ये जो हम सजेशन लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि जो आपने काजेज और ये इसमें किया है ना इम्पैक्ट्स में, इसको थोड़ा सा रिवर्स करें, आप क्या खुद सजेशन आ जाएंगे। कुछ इस में आप इस तरह करते हैं, लाइक एयर पोल्यूशन है, कैसे कम करेंगे, रिडक्शन ऑफ द एयर पोल्यूशन, हाउ टू डू इट। जो हमारे इंडस्ट्री आप जो है अपनी सजेशन इंडिविजुअल लेवल से लेके चले। इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। यस, पब्लिक, बट ये एक बंदे का नहीं है। अगर मैं चाहूँगा कि यार मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा और ख्वार होता रहूँगा, बाकी लोग हर बंदा यूज़ कर रहा है, तो आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सिविक सेंस नहीं है, देयर शुड बी अ मोटो ना। हाँ, बट हर बंदे को करना चाहिए। अभी इसमें हम फॉर एग्जांपल रोल हमारा क्या है, मैं बता रहा हूँ, एवरी पर्सन हैज़ अ रोल। मुल्ला है, क्लेरिक, रिलीजियस जो क्लर्की है, या जो वो जुम्मे को खुतबा देता है, तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट लाइक मतलब ठीक है, होना चाहिए इस्लामिक चीज़ें डिस्कस करो, वर्सेस ये करो, अखलाकियात, मोरालिटी, सब कुछ करो, सोशल इश्यूज़ पे बात करें। बट मतलब ये भी है ना, आपने पढ़ा है कि द रिलीजियस मैन शुड लाइक दे शुड फोकस देयर एड्रेस ऑन द करंट इश्यूज, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मर्दान का फॉर एग्जांपल इशू है ट्रैफिक का या एयर पोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो कम से कम 10-15 मिनट ये भी बताएं लोगों को कि सेविंग सेंस क्या होती है, ठीक है। पोल्यूशन आप काज ना करें, उसको उनको अवेयर कर देते हैं कि यार ये जो आप कूड़ा करकट जो है आप डाल रहे हैं रास्तों पे, तो ना डालें, इसके लिए टीमें हैं, उनके लिए डस्टबिन है, अपने घरों में रखें, अपने रूम में रखें, अपने टेबल के नीचे रखें, उसी से स्टार्ट करेंगे आप। पोल्यूशन कम करें, कंबशन कम करें, यूज़ मतलब लाइक CNG, compressed natural gas, instead of diesel and all the stuff, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हेल्दी है, हेल्दी गैसेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यस, इधर से आप स्टार्ट करें। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है यार, फॉर एग्जांपल वी आर ACs एंड DCs एंड ऑल द अदर ऑफिशियल्स, तो उनको मैं बताऊं कि अभी भी इस्लामाबाद से मैं पिछले हफ्ते में गया था, सो देयर वाज जो मरकला हिल्स पे 12 पे देयर वाज अ वॉक, और वो इस्लामाबाद की तरफ से था, DC इस्लामाबाद हमजा शफकात जो है उन्होंने अरेंज किया था फॉर द पीपल ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, और दोनों जो ट्विन सिटीज़ है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, दोनों के DCs आए थे, एंड देवर मतलब देयर वाज अ साइकिलिंग कंपटीशन, एंड लोग जो थे
हर एक बंदा हर एक एज का उसमें रजिस्टर कर सकता था और वो जा सकता था। देर वाज यू नो दिस इज यू नो एन इनिशिएटिव कि आप लोगों को बता रहे हैं कि आप साइकिल यूज़ करें, ठीक है, अवेयर कर रहे हैं, एक्टिविटी है, लोग आ जाते हैं, वॉक कर लेते हैं, इस तरह चीज़ें, ठीक है। तो आप इंडिविजुअली से लेके हर एक बंदे को अपने लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहिए इंडिविजुअली। देन वी आर नेशनल हम कैसे सजेशन देंगे, इंडस्ट्रीज़ को हम करेंगे कि आप जो एमिशंस है, जो ओल्ड और एंटिकेटेड जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, जो मशीनरी है, उसको रिप्लेस करे, ठीक है। जो कंबशन वो कर रहे हैं तो उस कंबशन को कम करें, फिल्टर्स लगाए और चीज़ें करें, अपने वेस्ट को मैनेज करें ताकि डायरेक्टली वो वाटर में तो ना जाए, ना रिवर्स में ना जाए, सीज में ना जाए, उनकी सैनिटेशन ठीक हो, सीवरेज सिस्टम ठीक हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, एयर ना हो, ठीक है। हमारे कंबशन प्रोसेसेस कम हो, ऑटोमोबाइल्स की सारी जो एमिशंस है वो कम हो जाएं, फॉरेस्ट्रेशन करें। अभी उसी फॉरेस्ट्रेशन में आप बिलियन ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। अभी कोई भी आप फॉर एग्जांपल सब हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी आपने फॉर एग्जांपल आर्टिकल पढ़ा है, फैक्ट्स एंड फिगर अगर आपको याद है, डायरेक्टली आप ना लिखें कि यार 28.5% जो है ये एग्रीकल्चर पे जो है ना हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है। मतलब आपने डायरेक्टली नहीं लिखना, आपने राउंड अबाउट फिगर बताएं 25%, 20%, या इकोनॉमिक जो आप स्टेटिस्टिक्स लिखते हैं, कुछ भी लाइक आपके जहन में आया, आपने कहीं रीड किया हुआ है या किसी आता ने कुछ लिखा है, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मैगजीन में पढ़ा है, कोई कोट है, तो आप इसी में उसको डाल सकते हैं बॉडी में विद इन्वर्टेड कामर्स, ठीक है। इसी तरह आप स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर आप उसको इनकलकेट करते हैं अपने एसे में, तभी ब्यूटीफाई होगा, ठीक है। सजेशंस आपने लिखी, ठीक है, जब आपने सजेशंस लिखे देन यू आर कंक्लूडिंग द टॉपिक। हाँ ले लेते हैं, दिन हम कब आएंगे वापस? चाय भी पी लेंगे और उसके बाद हाँ फिर हमारे पास टाइम कम है, चलो ठीक है, हम नमाज पढ़ते हैं। 10 मिनट्स